तो अब हम पढ़ेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, लाइट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लाइट की डेफिनेशन क्या है? लाइट इज नॉट अ वेव और नॉर अ पार्टिकल। मतलब लाइट ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है। इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच समटाइम्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड वेव। मतलब लाइट सिर्फ एनर्जी है जो कभी कभी वेव की तरह एक्ट करती है और कभी कभी पार्टिकल की तरह। ठीक है, चलिए अब देखो, लाइट, मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है, तो लाइट जो है वो बनी हुई होती है छोटे छोटे फोटोन से। ठीक है, तो उस एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो होती है hf के बराबर। यहाँ पर h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब देखो h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h की वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और प्लैंक्स कांस्टेंट की बहुत बार यूनिट भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए, और देखो फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? c/λ। यहाँ पर c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की जगह c/λ पुट कर दोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी hc/λ। ठीक है, चलिए, तो देखो यहां से एक कंक्लूजन निकल गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू होती है hc/λ या फिर hf। ठीक है, अभी hf को रफ कर देते हैं। देखो h क्या है? एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू भी हमको पता है। तो ये दोनों एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आप सोल्व करना जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने क्या किया, hc को सोल्व कर कर ये कुछ रिजल्ट बना दिया आपके लिए, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को सेकंड्स में कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो देखो एनर्जी का एक फॉर्मूला बनाइए, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा। ध्यान रखना लैम्डा को एंगस्ट्रॉन में रखोगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला बनाइए 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा। ध्यान रखना यहाँ पर लैम्डा को नैनोमीटर में रखोगे। एनर्जी का एक और फॉर्मूला बना, वो है ये 2 × 10⁻24 जूल अपॉन लैम्डा। यहाँ पर ध्यान रखना लैम्डा को आप मीटर में रखोगे। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और ये तीनों फॉर्मूले इस फॉर्मूले से ही आए हैं। ठीक है, चलिए अब देखो एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या है? hf। एक फॉर्मूला क्या है? hc/λ। अब देखो h कांस्टेंट है तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी के, और यहाँ पर h और c दोनों कांस्टेंट है तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेवलेंथ के। ठीक है, चलिए अब देखो एनर्जी ऑफ n फोटोन देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, वो कितनी थी? hf और hc/λ। ठीक है, और अब हम देखेंगे n फोटोन की एनर्जी। ठीक है, तो देखो अगर एक फोटोन की एनर्जी hf है तो n फोटोन की एनर्जी हो जाएगी nhf। वहीं अगर एक फोटोन की एनर्जी hc/λ है तो n फोटोन की एनर्जी हो जाएगी hc/λ। ठीक है, चलिए अब देखो c की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, चलिए अब देखो ये नोट पॉइंट ध्यान रख लीजिए। स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए चार्ज ऑफ फोटोन 0 होता है, मतलब फोटोन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए फोटोन डज नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वही पार्टिकल डेविएट हो सकता है जिसके पास चार्ज है। अब फोटोन के पास चार्ज ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डेविएट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन वो आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? p से। ठीक है, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है E/c। यहाँ पर E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अब एनर्जी की जगह अगर आप hf पुट कर दोगे तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा hf/c। ठीक है, अब एनर्जी की जगह आप hc/λ पुट कर दोगे यहाँ पर
तो इसका एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो होगा h/λ। ठीक है, तो मोमेंटम के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए अब देखो, नॉर्मली आपने एनएलएम में पढ़ा था मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलिए तो बस वही से ये फॉर्मूला आया है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो, बहुत बार मास ऑफ प्रोटॉन पूछ लेते हैं। देखो ध्यान रखना, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, लेकिन मूविंग मास ऑफ फोटोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि क्या फोटोन का मास 0 होता है, तो आप कहोगे नहीं, आप कहोगे जब फोटोन रेस्ट पर होता है तब उसका मास 0 होता है, लेकिन जब वो मूव कर रहा होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। और वो कितना होता है, वो होता है P/c। यहाँ पर P क्या है, मोमेंटम, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर ये कहोगे E/c²। E क्या है, एनर्जी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो मास ऑफ फोटोन के ये 2 फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम पावर ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब देखो एनर्जी के 2 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, वो कितने पढ़े हैं, एक HF और एक hc/λ। ठीक है, अगर आप एनर्जी की जगह HF पुट कर दोगे, अब देखो यहाँ पर NHF क्यों आया है, क्योंकि देखो हम यहाँ पर पावर ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। अगर लाइट आएगी तो उसके पास कई सारे फोटोन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, तो यहाँ पर पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा NHF/T। T क्या है, टाइम, या फिर hc/λ पुट करोगे तो ये हो जाएगा NSC/λT। ठीक है, तो ध्यान रखना, पावर का बेसिक फॉर्मूला आपसे याद होना चाहिए, आप निकाल सकते हो पावर का जो इस चैप्टर में स्पेसिफिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया n क्यों आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की बात हो रही है, लाइट में कई सारे फोटोन होते हैं। चलिए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, बहुत बार एग्जामिनर आपसे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो पीछे देखो, पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, N/T इंटू HF। ठीक है, तो देखो N/T ये क्या है, यही तो है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो N/T आ जाएगा पावर अपॉन HF। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत बार पूछ लेते हैं, तो देखो इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ये, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलिए अब देखो ये E क्या है, E है एक फोटोन की एनर्जी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो लाइट के पास कई सारे फोटोन होंगे। ठीक है, तो मान लेते यहां पर N क्या है, N है नंबर ऑफ फोटोन, मतलब एक लाइट ने जितने भी नंबर ऑफ फोटोन किसी भी सरफेस पर मारे या फेंके, ठीक है वो। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, E क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, A क्या है, जितने गिवन एरिया में वो लाइट पड़ी, T क्या है, जितने टाइम तक वो लाइट पड़ी। ठीक है, चलिए अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन की जगह आप HF पुट कर सकते हो, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा NHF/AT। एनर्जी ऑफ फोटोन की जगह आप SC/λ पुट कर दोगे तो ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, NSC/λ इंटू A इंटू T। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना यार, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। चलिए अब देखो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, NHF/AT। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, A क्या है, एरिया, T क्या है, टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर 2 सोर्सेज, मतलब अगर सोर्सेज डिफरेंट हैं तो देखो H तो कांस्टेंट है, A जितना भी गिवन एरिया है वो भी कांस्टेंट होगा, T भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर 2 सोर्सेज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N के, मतलब नंबर ऑफ फोटोन के, और फ्रीक्वेंसी के। ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए लेकिन फॉर सेम सोर्स, अब देखो H तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, अब सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी। तो इस केस में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन के। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इंटेंसिटी का,
इससे सारी आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। कोई कहे कि इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर, सॉरी, इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ n मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है, आप कहोगे गलत। आप क्या कहोगे, इंटेंसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर भी और नंबर ऑफ फोटोन पर भी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब फॉर सेम सोर्स फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाती है, तो इस केस में इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पर। चलिए अब देखो रेडिएशन प्रेशर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो रेडिएशन प्रेशर को आप PR से डिनोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने P से मोमेंटम को भी डिनोट किया है, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस बनते हैं, एक कंप्लीटली एब्जॉर्बर, अगर ये लाइट है इस बॉल पर पड़ी या इस बॉडी पर पड़ी तो इसने कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस केस में रेडिएशन प्रेशर होता है I/C। I क्या है, इंटेंसिटी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब मान लो ये लाइट आई और ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब बॉडी जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, तो इस केस में रेडिएशन प्रेशर होता है 2I/C। चलिए अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले इसकी डेफिनेशन देखो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुइटेबल एनर्जी, ठीक है, सुइटेबल एनर्जी होनी चाहिए, हिट्स अ मटेरियल एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी मेटल है, अगर आप उस पर एक सुइटेबल रेडिएशन मारोगे, मतलब सुइटेबल एनर्जी की रेडिएशन मारोगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने लगेंगे। उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे हैं, हमने उनको क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आया। चलिए अब देखो वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, मतलब कितनी मिनिमम एनर्जी दें ताकि उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएं, उसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर लाइट आई, अब इस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, मिनिमम कितनी एनर्जी थी, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं वर्क फंक्शन। चलिए कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखो बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज करते हैं, एक ये कि कंडीशन ये वाली सही है या ये वाली सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाली कंडीशन बिल्कुल गलत है। लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा भी है तो भी ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, ये वाली सही है, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो या ज़्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए और यहीं से एक और कंडीशन है, वो ये कि अप्लाई फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। और एक कंडीशन और है, वो ये है कि अप्लाइड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, तभी कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन मटेरियल में से इजेक्ट करेगा, ठीक है। चलो अब देखो ये एक मटेरियल है, हमने लाइट मारी, मान लो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, तो कुछ फोटोन की एनर्जी थी, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी, वही हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब जो फोटोन की एनर्जी थी वो कुछ तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में निकल गई, मतलब वर्क फंक्शन ने ले ली, ठीक है, और कुछ उस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी ली और मूव करने लगा, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आया, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। देखो यार मैं सारी चीज़ें नहीं समझा सकता क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ आनी चाहिए। चलिए अब देखो नोट पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। और ध्यान रखना एक फोटोन कितनी भी एनर्जी का हो वो मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। चलिए वो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है EVS, यहाँ पर E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और काइनेटिक
सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। और बहुत बार पूछ ली जाती है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, वो होती है 0 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब देखो लाइट आई, लाइट ने इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, जैसे ही लाइट ने इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये मूव करने लगा। अब मान लो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से मूव करने लगा। ठीक है, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर भी हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ फोर्स लगेगा, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहेगा। ठीक है, तो वो Vs जो है वो पोटेंशियल है जो इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दे। समझ आया? ठीक है, चलिए अब देखो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फोटोन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वहीं अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटोन भी ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे, जिसकी वजह से फोटो करंट भी ज़्यादा होगा। और फोटो करंट का फॉर्मूला क्या है? Ne/T। ठीक है, चलिए अब देखो ये फोटो करंट में और पोटेंशियल में ग्राफ है, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पर Vs क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप एक बार देख लीजिए। अब देखो ये फोटो करंट में और इंटेंसिटी में ग्राफ है। ठीक है, जैसे ही आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो फोटो करंट भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब देखो फोटो करंट में और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ है। देखो आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो फोटो करंट में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी में ग्राफ है। ठीक है, तो देखो आप इंटेंसिटी को कितना भी चेंज कर लो, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सेम रहने वाली है। ये सारे ग्राफ आपको आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये F0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये है फोटो करंट, ये है पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ में हमने इंटेंसिटी को सेम रखा, हमने चेंज किसको करा? फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब देखो अगर हमने इंटेंसिटी को सेम रखा इसलिए फोटो करंट भी इसका सेम रहा। ठीक है, क्योंकि फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो देखो तीनों का चेंज हो गया है। इसका कुछ और है, इसका कुछ और है और इसका कुछ और है। ठीक है, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। चलिए अब देखो इस ग्राफ में हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? इंटेंसिटी को डिफरेंट करा है। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर हमने इंटेंसिटी को चेंज किया है जबकि फ्रीक्वेंसी सेम रही है। ठीक है, अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करती है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। जबकि अगर आपने इंटेंसिटी को चेंज किया है तो देखो तीनों का फोटो करंट अलग आएगा, क्योंकि फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। चलिए अब देखो जैसे एक ग्राफ है, 3 ग्राफ है A B C। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A और B का, चलिए B और C देखते हैं हम। देखो ये ग्राफ है C और ये ग्राफ है B, रेड वाला। ठीक है, तो देखो इनका जो फोटो करंट है, यहाँ पर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर फोटो करंट। B और C ग्राफ का जो फोटो करंट है वो सेम है। ठीक है, मतलब जो इंटेंसिटी है वो इनकी सेम होगी, वहीं इन दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। वहीं अगर आप B एंड A की बात करो, देखो B ये है, A ये है, इन दोनों की जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। देखो फ्रीक्वेंसी सेम, जबकि इनका जो देखो फोटो करंट डिफरेंट है, तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज रहेगी। जबकि अगर आप A एंड C की बात करें तो देखो इनका
ए और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी। और देखो इन दोनों का फोटो करंट भी डिफरेंट है तो इंटेंसिटी भी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ देख लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। पी क्या है? मोमेंटम। एच क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो मोमेंटम की जगह आप एम भी पुट कर सकते हो तो ये नया मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मोमेंटम की जगह अगर आप √2m के ई पुट कर दोगे तो ये एक नया मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर आप q डेल्टा v पुट कर दोगे तो ये एक नया मॉडिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर m क्या है? जितना भी मास होगा। ठीक है, यहाँ पर q क्या है? चार्ज। डेल्टा v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। m क्या है? मास। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखो बहुत बार इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 12.27 अपॉन √v। √v में ये जो v है ये है पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल। ध्यान रखना, और ध्यान रखना ये एंगस्ट्रॉन में वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए तो चैप्टर होता है समाप्त। देखो इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से बहुत खुलकर पढ़ाना चाहता था लेकिन टाइम नहीं है, आपके पास भी मेरे पास भी, क्योंकि इस क्रैश कोर्स का जो सिनेरियो है वो क्विक वाला है कि आप एकदम फॉर्मूले बताओ, बच्चों का रिवीजन करो और निकल जाओ। ठीक है, लेकिन जो हमारे दूसरे लेक्चर्स चल रहे हैं जिसमें हम लेक्चर्स ले रहे हैं प्रॉपरली, उसमें हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।